गर्भित प्रकाश डाला। उन्होंने भी औपनिवेशीकरण के लिए स्वराज के महत्व को रेखांकित किया। अब मैं हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा का संक्षिप्त परिचय आपके साथ प्रस्तुत करता हूँ। प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी वर्तमान में डॉक्टर हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में दर्शन शास्त्र के आचार्य हैं। प्रोफेसर शर्मा काशी की पांडित्य परंपरा में दीक्षित हैं। वे मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन के अध्येता हैं। इस विषय से संबंधित उनकी बौद्ध प्रामाण्य दर्शन एवं बौद्ध प्रामाण्य मीमांसा नामक 2 पुस्तकें विद्वत जगत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। वर्तमान में इन्होंने इंडियन कल्चरल स्टडीज में प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप किया। इनका यह प्रभाव इनकी 4 महत्वपूर्ण पुस्तकों द्वारा परिलक्षित होता है। ये पुस्तकें क्रम से हैं। प्रथम, भारतीयता के सामासिक अर्थ संदर्भ। द्वितीय, भारतीय मानस का विऔपनिवेशीकरण। तृतीय, सनातन गांधी एवं चतुर्थ, हिंसा का उत्खनन, आर्कियोलॉजी ऑफ वायलेंस। इसके अतिरिक्त आप भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। आपको अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है, जिनमें मुख्य हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा नरेश मेहता स्मृति वाग्मय सम्मान, यूजीसी से रिसर्च अवार्ड एवं अखिल भारतीय दर्शन परिषद से प्रणवानंद दर्शन पुरस्कार सम्मान आदि। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ इस विषय पर मुख्य वक्तव्य हेतु प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी। यम सैवा समुपासिते शिवेति ब्रह्मेति वेदांतिनः बौद्धा बुद्धिति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन् नित्यथ जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरिः। भारतीय ज्ञान एवं बौद्ध सांची विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय परिचर्चा सत्र, जिसका विषय है नई शिक्षा नीति 2020 और भारतीय मानस का विऔपनिवेशीकरण, इतने अच्छे विषय पर इस परिचर्चा सत्र को आयोजित करने के लिए मैं इस विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति श्री शिवशेखर शुक्ल जी, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव अदिति कुमार त्रिपाठी जी, इस विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष अधिष्ठाता और हम लोगों के बड़े ही आदरणीय मध्य प्रदेश के बहुत ही ज्ञान वृद्ध और वरिष्ठ आचार्य गिरोलिया जी, और इस परिचर्चा सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्रवर्ग डॉक्टर प्रदीप कुमार खरे जी, और इस विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षकगण, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों के प्रति बहुत आभार, कृतज्ञता और साधुवाद प्रकट करता हूँ कि संभवतः नई शिक्षा नीति आने के बाद यह एक पहला आयोजन है जिसमें भारतीय शिक्षा नीति पर विऔपनिवेशीकरण की दृष्टि से विचार करने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया, और इस सराहनीय प्रयास का अंग आप लोगों ने मुझे बनाया। इसके लिए मैं बहुत आप लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ। यद्यपि शिक्षा नीति पर विचार करना मेरे अध्ययन क्षेत्र का विषय नहीं है, लेकिन यह इतना समसामयिक विषय है कि अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने आप को शिक्षक होने का दावा करता है तो उसे अपने देश की शिक्षा नीति पर
गंभीरता से विचार अवश्य करना चाहिए, और केवल विचार ही नहीं करना चाहिए बल्कि उसे हृदयंगमित भी किया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शिक्षक उस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अपनी महती भूमिका प्रदान कर सके। मित्रों, किसी भी सभ्यता और संस्कृति को धारण करने वाला जो तत्व होगा, मैं समझता हूं कि वह तत्व ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा ही कोई सभ्यता और संस्कृति धारित की जाती है, और उस सभ्यता और उस संस्कृति की। सर, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है सर। जी सर, थोड़ा सा धीरे से। अब मेरी आवाज कैसी है? बेहतर है, बेहतर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी सर। तो मित्रों, किसी भी सभ्यता और संस्कृति का धारक तत्व ज्ञान होता है। ज्ञान के द्वारा ही कोई सभ्यता और कोई संस्कृति अपने जीवन की गतिशीलता का धारण करती है और उसे बनाए रखती है। और किसी सभ्यता और संस्कृति का जो पुरोगामी जीवन होता है, भविष्योन्मुखी जीवन होता है, जो प्रगतिशील जीवन होता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी ज्ञान परंपरा में अपनी जड़ें जमाए हुए उस ज्ञान परंपरा की युगीन और समीचीन व्याख्या और पुनर्व्याख्या किस तरीके से करता है। इसी बात पर निर्भर करता है कि कोई देश, कोई राष्ट्र, कोई सभ्यता और कोई संस्कृति अपनी ज्ञान परंपरा में मूलित रहते हुए किस प्रकार से अपने प्रगति की पुरोगामी यात्रा पर वह आरूढ़ होता है, उस पर चलता है। आप प्राचीन भारत में देखें तो आप दो प्रकार की शिक्षा नीतियों या दो प्रकार की शिक्षा दृष्टियों को पाएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मित्रों 156 अध्याय लिखे गए, और किसी भी सभ्यता, संस्कृति, समाज व्यवस्था, राज व्यवस्था का संपूर्ण संस्थानीकृत रूप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आपको जान क्या है, आश्चर्य होगा कि कौटिल्य ने शिक्षा पर कोई भी अध्याय, कोई भी परिच्छेद, कोई भी प्रकरण अर्थशास्त्र में नहीं लिखा। इसके पीछे क्या कौटिल्य की दृष्टि हो सकती है? क्या इसे हम कौटिल्य की चूक माने? उतने बड़े आचार्य से इस प्रकार के चूक की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। मित्रों, इसका मतलब यह है कि कौटिल्य की दृष्टि में शिक्षा को राज्य पोषित नहीं होना चाहिए। कौटिल्य की दृष्टि में शिक्षा को समाज पोषित होना चाहिए। इसीलिए जब कौटिल्य राजकीय व्यवस्था की एक रूपरेखा बना रहे हैं तो उसमें शिक्षा को वह स्थान नहीं देते। लेकिन दूसरी तरफ आप बौद्ध परंपरा में देखिए तो बौद्ध परंपरा की जो शिक्षा दृष्टि है वह राज्य संपोषित शिक्षा दृष्टि है। और इसीलिए बौद्ध काल में इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का निर्माण, विकास भारत में हुआ, जो शायद पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी उपलब्धि है जिस उपलब्धि का सानी पूरी दुनिया में खोजा नहीं जा सकता। अरे, यूरोप में विश्वविद्यालयों का आविर्भाव और आविष्कार और विश्वविद्यालयों की संकल्पना 12वीं शताब्दी में बनी अल्बर्ट ग्रेट के द्वारा। लेकिन भारतीय परंपरा में विश्वविद्यालयों की स्थापना का कितना प्राचीन इतिहास है। नागार्जुन के द्वारा एक सुहिर लेख नामक ग्रंथ लिखा गया है, और सांची विश्वविद्यालय से जुड़े हुए बौद्ध अध्येता इस ग्रंथ को अवश्य जानते हैं। यह नागार्जुन पहली शताब्दी का आचार्य है, और सुहिर लेख नामक ग्रंथ में वह एक राजा को पत्र लिखता है।
और उस पत्र के माध्यम से एक आचार्य राजा को समझाना चाहता है कि किसी भी सभ्यता, संस्कृति और किसी भी देश की एक शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जो उस देश की सभ्यता, संस्कृति का धारक बन सके। यह ग्रंथ कभी इस दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए, नागार्जुन का सुहृद लेख। तो बौद्ध परंपरा की दृष्टि जो शिक्षा के संबंध में थी, वह राज्य संपोषित शिक्षा की दृष्टि थी। और यह जो भारत में नई शिक्षा नीति 2020 आई है, वह भी मित्रों एक राज्य संपोषित शिक्षा नीति है। और इसीलिए इसमें बहुत संभावनाएं हैं और इसमें बहुत सारे दिशा निर्देश हैं। इस शिक्षा नीति में भारतीय मानस के वी-औपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड का कौन सा प्रोजेक्ट इसमें छुपा हुआ है, इसमें इनहेरेंट है, इस बात को जानने से पहले संक्षेप में यदि हम लोग यह जान लें कि यह शिक्षा नीति अपने मूलभूत स्वरूप में क्या कहती है, तो शायद हम लोगों की चर्चा या हमारी बात आगे और स्पष्ट हो सकेगी और हम लोगों के बीच में एक बेहतर संवाद स्थापित हो सकेगा। इसलिए मित्रों, पहले जरूरी है कि यह शिक्षा नीति अपने आप में क्या है, यह जो मसौदा है वह क्या है, इसकी थोड़ी सी एक झलक हम लोगों को पहले अपने हृदय में, अपने मनोमस्तिष्क में बसा लेना चाहिए। मित्रों, नई शिक्षा नीति के विषय में कहा जाता है कि यह एक सर्कुलर नहीं है बल्कि संकल्प पत्र है। भारत के किसी भी शिक्षा नीति जो इससे पहले लाई गई हैं, उसमें इस बात का आह्वान कभी नहीं किया गया कि यह शिक्षा नीति सर्कुलर नहीं है बल्कि एक संकल्प पत्र है। और यह शिक्षा नीति दावा करती है कि यह एक संकल्प पत्र है। पुनः यह शिक्षा नीति इस बात को प्रस्तावित करती है कि यह भारत के वी-औपनिवेशीकरण की, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत की एक कार्य योजना प्रस्तुत करती है। इस शिक्षा नीति का दृष्टिपथ एक नए देश की नींव रखना और एक नई सदी तैयार करना है, एक नई सदी तैयार करना है। देश को अच्छा छात्र, अच्छा नागरिक और इसके लिए अच्छे शिक्षक तैयार करना है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों को अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ ग्लोबल सिटीजन बनाना है, वैश्विक नागरिक बनाना है। और इन सबों को उपादान बनाकर एक ज्ञान समाज विकसित करना है, नॉलेज सोसाइटी। आप इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि एक ज्ञान समाज निर्मित करना है, ऐसा ज्ञान समाज जो भारतीय समाज में आए हुए विकृतियों को दूर कर, भारतीय समाज में आए हुए विकृतियों को दूर कर मूल्यनिष्ठ समाज में, वैल्यू सीकिंग सोसाइटी में वह रूपायित हो सके, ऐसा ज्ञान समाज। ऐसा ज्ञान समाज जिसकी सेल्फ इमेज है, जिसकी आत्म प्रतिमा अपनी ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम से बनती हो, किसी उधार ली गई ज्ञान परंपरा से जिसकी आत्म प्रतिमा नहीं बनती, बल्कि अपनी ज्ञान परंपरा से, इंडियन नॉलेज सिस्टम से जिसकी आत्म प्रतिमा बनती हो, ऐसा ज्ञान समाज। मित्रों, नई शिक्षा नीति का जो व्यापक उद्देश्य है वह है लर्न टू नो, लर्न टू डू, लर्न टू बी, लर्न टू लिव टुगेदर एंड लर्न टू बी सेल्फ रिलायंट। सीखने के लिए जानना,
करने के लिए जानना, होने के लिए जाना, साथ में सहकार पूर्वक रहने के लिए सीखना जानना, और आत्मनिर्भर बनने के लिए जानना सीखना। यह मित्रों नई शिक्षा नीति का व्यापक उद्देश्य है। साथ ही साथ आप इस नई शिक्षा नीति को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने पर बहुत बल दिया गया है। रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, तार्किक एवं युक्तियुक्त निर्णय क्षमता को विकसित करने पर बल दिया गया है। नवाचार और लोक विद्याओं को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। और यह सब सॉफ्ट स्किल के व्यापक घटक है। ये सॉफ्ट स्किल शब्द का इस शिक्षा नीति में बार बार प्रयोग किया गया है। और सॉफ्ट स्किल की कमी यह आधुनिक सभ्यता की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको बहुत गहरे में समझने की जरूरत है कि आज सॉफ्ट स्किल पर इतना बल पूरी दुनिया में क्यों दिया जा रहा है। इसका यह भी उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में जो प्रवेशित छात्रों का अनुपात है और जो अब तक लगभग 26.3% ही है, इसको आगामी 15 वर्षों में कम से कम इसे 50% तक ले जाना है। और यह 26% से इसे 50% में ले जाने की जो मुहिम है, उसका पूरा का पूरा दायित्व शिक्षकों पर और उच्च शिक्षा संस्थानों पर ही है। यह शिक्षा नीति इस बात का भी दावा करती है कि भारत में एक उच्च शिक्षा आयोग होना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया को संचालित किया जाना चाहिए, ताकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। पहले की शिक्षा नीतियों में और शिक्षा व्यवस्थाओं में अगर दार्शनिक शब्दावली में कहें तो एक बहुत बड़ा दोष था, जिसे हम लोग दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली में कृत प्रणाश और अकृत अभ्यागम का दोष कहते हैं। कृत प्रणाश का मतलब जो हमने किया उसका फल नहीं मिला, और जो हमने नहीं किया उसका फल मुझे मिल गया। इस नैतिक दोष से बचाने का बहुत सराहनीय प्रयास इस शिक्षा नीति में किया गया है, और इसीलिए इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन की व्यवस्था की गई है। मान लीजिए कि कोई पाठ्यक्रम 5 वर्षों का है और उन 5 वर्षों में कोई विद्यार्थी अपने जीवन की किसी विवशता के कारण अपने पाठ्यक्रम को 1 साल ही पूरा कर पाया और उसे फिर छोड़ के जाना पड़ा, तो उसके 1 साल की वह सारस्वत तपस्या का निष्फलित हो जाना ठीक नहीं है। उसका कोई न कोई आंशिक फल उसे मिलना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस नई शिक्षा नीति में कृत प्रणाश के दोष से इसे बचाने का प्रयास किया गया कि यदि कोई विद्यार्थी अपने कोर्स को पूरा नहीं करता है, आंशिक रूप से पूरा करता है, तो उसी के अनुरूप उसे उपाधियां प्रदान की जा सकेंगी। और इसीलिए इसमें डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री इत्यादि के उपाधियों को 3 कोटियों में बांटकर व्यवस्था की गई है। ये जो मल्टी डिग्री कोर्स ऑप्शन है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें एक और बहुत अच्छी बात यह है कि पहले हम यदि किसी एक पाठ्यक्रम में अपने को पंजीकृत कर लेते थे तो दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर एक प्रकार का विधिक प्रतिबंध होता था। हम ऐसा नहीं कर सकते थे और इसके चलते मेरी योग्यता किसी एक विशेष क्षेत्र में सीमित होकर रह जाती। लेकिन इस शिक्षा नीति में इस आवश्यकता को समझने का प्रयास किया गया कि आने वाला जो समय है उसमें मनुष्य के पास मल्टीफेरियस एबिलिटी की जरूरत है, मल्टीफेरियस स्किल की जरूरत है। और ऐसी स्थिति में यदि हम आगामी पीढ़ी के समक्ष इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हम शिक्षा संस्थानों के माध्यम से और शिक्षा नीति के माध्यम से प्रस्तुत नहीं करते हैं
कि वह एक साथ कई प्रकार की दक्षता अर्जित करने वाले पाठ्यक्रमों में अपने को दीक्षित और शिक्षित कर सके, तो यह आने वाले समय की चुनौती के लिए अच्छा नहीं होगा। और इस बात को देखते हुए इस शिक्षा नीति में इसकी व्यवस्था मित्रों की गई। यह जनसंख्या की दृष्टि से यह बहुत बड़ा देश है। शिक्षा नीति में कुल राष्ट्रीय आय का हम जितना विनियोग करते हैं वह बहुत पर्याप्त नहीं है, और इन सब अभावों के बीच भी अपने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसमें शिक्षा संस्थानों का क्लस्टर और पुल करने की व्यवस्था की गई। शिक्षा संस्थान को मतलब एक क्लस्टर में बांधने का, एक से अधिक शिक्षा संस्थानों का एक दूसरे से पुल करने की व्यवस्था की गई है, ताकि बहुत सारे जो संसाधन है, बहुत सारी जो विशेषज्ञताएं हैं, वह एक संस्थान की सुविधाएं और संसाधन, एक संस्थान की विशेषज्ञता जो है वह उसी संस्थान तक सीमित न रहे, बल्कि उन संसाधनों का, उन विशेषज्ञताओं का हम दूसरे शिक्षा संस्थानों से भी के लिए भी उनको उपयोगी और उनको उपलब्ध करा सकें। इसलिए इसमें क्लस्टर एजुकेशन और पूल्ड एजुकेशन की एक बहुत अच्छी व्यवस्था की। संस्थाओं का जो परफॉर्मेंस है वह विगत 40-50 वर्षों का इस देश में अनुभव है कि सरकारी संस्थाओं की जो कार्य संस्कृति होती है, सरकारी संस्थाओं का जो परफॉर्मेंस लेवल होता है, वह जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी अपेक्षा कम होता है। यह एक सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है भारत में। और इस बात को दूर करने के लिए और सरकारी शिक्षा संस्थानों में एक बेहतर कार्य संस्कृति और शिक्षा और उस संस्थान से जुड़े लोगों में एक बेहतर परफॉर्मेंस लेवल पैदा करने के लिए निगरानी मूलक विनियामक संस्थाओं को थोड़ा मजबूत करने का प्रयास इस शिक्षा नीति में मित्रों किया गया है। मतलब रेटिंग एजेंसीज जो हैं वह एक तरह से एक विनियामक का काम करेंगी हमारे ऊपर, ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है वो वस्तुनिष्ठ तरीके से बढ़ जाए। और यह भी बहुत एक दूरगामी सोच इस शिक्षा नीति की है। इस शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया गया है, और यह त्रिभाषा फार्मूला के माध्यम से जो भाषा की समस्या इस देश में है, इस पर एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से सोचने का प्रयास त्रिभाषा फार्मूला के माध्यम से किया गया है। भारतीय भाषाओं के संरक्षण की बात की गई है, और भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान बनाने का संकल्प लिया गया है, और सारे उच्च शिक्षा संस्थानों को एक रेसिडेंशियल एकेडमिक कैंपस के रूप में, मतलब किस तरीके से उनको एक लर्निंग स्पेस के रूप में डेवलप किया जाए, इस पर इस शिक्षा नीति में मित्रों बहुत बल दिया गया है। और एक बहुत विशिष्ट बात इस शिक्षा नीति में यह है कि पहले आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस का जो मतलब एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट, एक डिवीजन था ज्ञान की विधाओं को लेकर, तो ज्ञान की इन विधाओं के विशेषीकृत विभाजन को यह शिक्षा नीति तोड़ती है। और अब इस तरह से एक ऐसे पाठ्यक्रम, एक ऐसे कोर्स निर्माण की व्यवस्था करने का प्रयास है जिसमें कोई विद्यार्थी एक साथ विज्ञान, आवाज थोड़ा गड़बड़ा रही है, आवाज गड़बड़ा रही है। दीक्षित जी वीडियो बंद करवा दें, लोगों के वीडियो बंद करवा दें, वो माइक बंद करवा दें। आवाज बड़ा अच्छा लेक्चर चल रहा है ना। संध्या जी कृपया अपने माइक को ऑफ कीजिए। आप संध्या जी कृपया माइक ऑफ कीजिए। सभी लोग माइक और वीडियो बंद कर लें, माइक और वीडियो बंद करें।
सर शुरू कीजिए सर। ठीक। नहीं कोई हाँ जी। तो मित्रों, इस शिक्षा नीति में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का जो एक विशेषीकृत विभाजन की एक लंबी परंपरा भारत की शिक्षा नीति में पहले दिखाई पड़ती है, यह शिक्षा नीति उसे तोड़ती है। और इसके पीछे शिक्षा नीति का उद्देश्य यह रहा कि इस देश में विज्ञान पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है वह इस देश की धर्म, संस्कृति, परंपरा, राष्ट्रीयता के विषय में कुछ नहीं जानता है। दूसरी ओर जो कला, मानविकी एवं समाज विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ते लिखते हैं, उनको इस दुनिया के साइंटिफिक डेवलपमेंट और विज्ञान का जो साभ्यतिक प्रभाव क्षेत्र है उसके विषय में हम लोग उससे अनभिज्ञ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान की शाखाओं के इस विशेषीकृत विभाजन के माध्यम से शिक्षा में एक जो सर्वांग संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए था, वह नहीं होकर हम एक विशेषीकृत व्यक्ति, और वह विशेषीकृत व्यक्ति एक अपूर्णता का वाचक व्यक्ति है, हम वैसे व्यक्ति का निर्माण कर रहे थे। जबकि आप प्राचीन शिक्षा पद्धति में देखिए तो प्राचीन शिक्षा पद्धति में एक विद्यार्थी अमरकोश भी पढ़ता था, तो आयुर्वेद भी पढ़ता था, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी भी पढ़ता था, तो रघुवंश महाकाव्य भी पढ़ता था, तो धनुष विद्या भी सीखता था, तो रसायन विद्या भी सीखता था। तो उस तरीके से जो एक सर्वांग संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता था, यदि उसी प्रारूप को हम अगर आज इस शिक्षा नीति में देखना चाहें तो यहाँ जो यह व्यवस्था की गई है कि अब विद्यार्थी एक साथ प्राकृतिक विज्ञानों को भी पढ़ेगा, सामाजिक विज्ञानों को भी पढ़ेगा, मानविकी और कला के क्षेत्र से संबंधित विषयों को भी पढ़ेगा। तो ये तो इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी जो डिसिप्लिन्स हैं उनका जो अमेलगमेशन किया गया है, उसके पीछे एक गहरा उद्देश्य शिक्षा नीति में छुपा हुआ है कि हम आने वाले समय के अनुरूप, आने वाली जो सभ्यता की मांग है उसके अनुरूप हम अपने शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से किस प्रकार हम एक ऐसे सर्वांग संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण मित्रों कर सके। और अंत में यह शिक्षा नीति भारत के युवाओं को देश के बारे में, उसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला और ज्ञान परंपराओं के बारे में यह शिक्षा नीति आने वाली पीढ़ी को ज्ञानवान बनाने का प्रस्ताव करती है। यह राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से भारत को सतत ऊंचाइयों तक ले जाने का भी आह्वान करती है। और अंत में यदि मैं इस शिक्षा नीति के निष्कर्ष को बहुत कम शब्दों में यदि मैं कहना चाहूं तो मित्रों मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीयों को भारतीय जड़ों से और गौरव बोध से बांधे रखना, भारतीयों को भारतीयता की जड़ों से, उसके गौरव बोध से बांधे रखना, और उसके लिए जहां प्रासंगिक हो वहां भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन तथा आधुनिक संस्कृति एवं ज्ञान प्रणालियों एवं परंपराओं को बढ़ावा देना और उससे प्रेरणा पाना इस शिक्षा नीति का निष्कर्ष है। अब मित्रों, ये शिक्षा नीति का जो मसौदा का संक्षिप्त रूप आपके सामने मैंने रखा, तो हम लोगों के मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि जैसा कि बुधोलिया जी ने कहा कि 1964 में, 1986 में शिक्षा नीति इस देश में आई, कोठारी कमीशन की शिक्षा नीति की बड़ी चर्चा इस देश में होती है। तो इसके बाद आखिर यह शिक्षा नीति क्यों इतने महत्वबोध के साथ, इतने उत्साह के साथ और इतने बड़े संकल्प के साथ इसे लाने की क्या जरूरत पड़ गई, इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसका क्या औचित्य है? मित्रों, इसे जानने के लिए
मैं एक छोटी सी घटना का आपके पास जिक्र करना चाहूंगा, ताकि इस शिक्षा नीति की जो आंतरिक मांग है, जो इस शिक्षा नीति की आंतरिक आवश्यकता है, उसको मित्रों आप ठीक से समझ सकें। यह घटना 1940 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह की है। 1940 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा था। मंच पर काशी नरेश, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मालवीय जी और कुछ वायसराय जैसे लोग वहां बैठे थे। गांधी जी मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में उस मंच पर विराजमान थे। सब लोग जब उस रजत जयंती समारोह में अपना अभिभाषण दे दिए, तो अंत में अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए जब गांधी उठ खड़े हुए, तो उन्होंने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन से एक प्रश्न पूछा और उसी प्रश्न से अपने अध्यक्षीय वक्तव्य का आरंभ किया। वह प्रश्न मित्रों उनके वक्तव्य में छपा हुआ है, इसको पढ़ा जा सकता है। महात्मा गांधी ने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन से पूछा कि आप इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और यह विश्वविद्यालय संभवतः इस समय एशिया महादेश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी गायकवाड़ राजा के द्वारा पालित और पोषित विद्वान हैं। आपके एक पैर इस देश में रहते हैं और दूसरा पैर विदेश में रहता है, यूरोप में रहता है। आपके विद्वत्ता की ख्याति दूर दराज के देशों में फैली हुई है। राधाकृष्णन जी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए कि भारत के सभी विश्वविद्यालय पश्चिमी ज्ञान परंपरा और पश्चिमी सभ्यता का ब्लॉटिंग पेपर होकर क्यों रह गए? मित्रों, आप गांधी जी के इस प्रश्न को और उन्होंने इस प्रश्न में जिस उपमा का प्रयोग किया है उसको आप ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी पूछते हैं राधाकृष्णन जी से कि मुझे यह बताया जाए कि भारत के सभी विश्वविद्यालय पश्चिमी ज्ञान परंपरा और पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी विश्वविद्यालयों के स्याही सोखता बनकर क्यों रह गए, ब्लॉटिंग पेपर बन के क्यों रह गए? मित्रों, इस प्रश्न में ही वह समस्या छुपी हुई है। वह बात बहुत गहरे में अंतर्निहित है इस प्रश्न में कि भारत में उच्च शिक्षा का और उच्च शिक्षा के लिए निर्मित बड़े बड़े संस्थानों का जो चरित्र है, उनकी जो बनावट है, वह पूरे तौर से उनकी बनावट औपनिवेशिक है और उनका चरित्र औपनिवेशिक है। और पूरे उच्च शिक्षा संस्थान क्या 1920 से लेके आज 2020 तक उनकी बनावट और उनके चरित्र में मित्रों क्या कोई बदलाव आया है? जिस प्रश्न को गांधी जी ने भारतीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में 1920 में पूछा था, क्या आज 2020 में परिस्थिति में कोई बदलाव आया है क्या? कहना तो मित्रों ये चाहिए कि गांधी जी ने जिस प्रश्न को 2020 में पूछा था, वह प्रश्न आज के उच्च शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा संस्थान और उच्च शिक्षा संस्थानों से के उत्पादों पर और बहुत गहरा गया है। कहने का मेरा मतलब यह है कि विगत लगभग 150 वर्षों में मित्रों कुछ ऐसा घटित हुआ कि हम इस भारतीय सभ्यता के ज्ञानात्मक अतीत और उसकी जातीय स्मृति से मित्रों कट गए। उस स्मृति से
जो आत्मचेतना के स्तर पर इस सभ्यता में होने की और उसके अस्तित्व की बुनियादी शर्त रही। यहां अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के भीतर एक नए ही वर्ग को पनपाया जिसमें हम और आप सभी आते हैं। और यह एक ऐसा वर्ग है जो अपने मुल्क, अपने देश, अपने राष्ट्र और अपने लंबे अतीत से कहीं ज्यादा पश्चिम के बारे में जानता है और इसी से वह ज्ञानवान होने का दंभ भरता है। ज्ञान के हर क्षेत्र में केवल वह वही जानता है और जानना चाहता है जिसे पश्चिम ने उपजाया है। मानो ज्ञान को उपजाने का पेटेंट पश्चिम के पास ही है। मित्रों, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज और हमारे विश्वविद्यालयों में जहां हमारे दिमाग की ढलाई होती है, यही पढ़ाया जाता रहा है। इस प्रकार एक ऐसी मानसिकता का निर्माण हुआ इस देश में जिसमें हर आदमी भीतर से यही मानकर चलता है कि ज्ञान की सारी जड़ें पश्चिम में है। और यह भी मान के चलते हैं हम कि भारतीय सभ्यता का या शायद किसी पश्चिमेतर सभ्यता का इस दृष्टि से कोई योगदान नहीं, इस दृष्टि से कोई महत्व नहीं कि उन पश्चिमेतर सभ्यताओं का भी विश्व सभ्यता और विश्व की ज्ञान परंपरा में कोई योगदान भी है। हम विकासशील और अर्धविकसित देश यदि अपनी पहचान कहीं हम यूरोप के समक्ष बना भी पाते हैं या यूरोप हमारा मूल्यांकन भी करता है तो केवल इस नाम पर कि अरे इन देशों में कुछ अध्यात्म जैसी चीज है, कुछ धर्म जैसी चीज है और कुछ विजडम जैसी चीज है। इनके पास वैज्ञानिक तर्कना नहीं है, इनके पास कंसेप्चुअल अप्रोच नहीं है और इसीलिए यह अपने ज्ञान विज्ञान की सार्वभौमिकता का दावा नहीं कर सकते। मित्रों, ये हमारी सभ्यता का यह जो सर्वग्रासी स्मृति भ्रंश है, मतलब मैं इस स्थिति को अपनी सभ्यता का सर्वग्रासी स्मृति भ्रंश कहता हूं। और यह स्मृति भ्रंश हमारे भीतर इतनी गहरी जड़ जमा चुका है कि हम में से अधिकांश लोग इस तथ्य से और इस वास्तविकता से बिल्कुल अवगत नहीं होते कि हम अपने इतिहास के हजारों वर्षों में उन सभी ज्ञानात्मक अभियानों से गुजर चुके हैं जिन ज्ञानात्मक अभियानों का दावा आज यूरोप करता है। और उन अभियानों से गुजर कर ही मित्रों यहां पहुंचे हैं। आपको कभी कभी अपने अकादमिक जीवन में ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता होगा कि भारतीय परंपरा में अध्यात्म की ऊंचाई तो कहते बनती है, लेकिन भारतीय परंपरा में प्राकृतिक विज्ञान का विकास क्यों नहीं हुआ। मैं बहुत विस्तार से इसके अंदर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपके मस्तिष्क को थोड़ा सा बहुत संक्षेप में उन्मुखीकृत करना चाहता हूं कि आप यह मानते हैं ना कि भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम, दुनिया की समृद्धतम और दुनिया की सारी सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच अपना हम वजन रखने वाली सभ्यता और संस्कृति है और इसके जीवन की निरंतरता अविच्छिन्न रही है, इसमें कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई संस्कृति और कोई सभ्यता अपने हजारों वर्ष के विकास में क्या ज्ञान के विभिन्न शाखाओं के उन्नत रूप में विकसित किए बिना कोई सभ्यता और कोई संस्कृति बन सकती है क्या? और अगर नहीं बन सकती है तो हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सुदीर्घकालीन अतीत में उन सब ज्ञानात्मक अभियानों और उन सब ज्ञानात्मक अन्वेषणों को आज खोजना चाहिए जो साजिश के तहत, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के तहत, आइडियोलॉजिकल स्ट्रेटेजी के तहत उनको कहीं ना कहीं से दबाया गया है, उन पर पर्दा डाला गया है।
मित्रों, हमारी इस स्मृति भ्रष्ट जो बदहाली है ना, यह उस शिक्षा पद्धति की देन है जिसे अंग्रेजों में इस देश ने रोपी और जिसकी भयानक परिणति इस देश में एक रंग भेद सरीखे अपार्थीड में हुई। आप देख सकते हैं कि एक तरफ वे लोग हैं जो अभी भी किसी तरह ज्ञान की परंपरागत पद्धतियों से चिपके हुए, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस ज्ञान परंपरा का अध्ययन अध्यापन मॉडर्न तरीके से करते हैं, मॉडर्न पद्धति से करते हैं। और इन दो वर्गों के बीच में इस देश में परस्पर संवाद की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। मॉडर्न पद्धति से भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करने वाला जो वर्ग है, उसको परंपरागत लोग नास्तिक कहते हैं, और मॉडर्न पद्धति से भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करने वाले जो लोग हैं, वो पारंपरिक लोगों को जातिस्मर कहते हैं। इन दोनों के बीच में परस्पर संवाद की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और ये मॉडर्न पद्धति से इस देश को समझने वाले, इस देश की ज्ञान परंपरा का पुनराविष्कार करने का दावा करने वाले लोग ही इस देश में सत्ताधारी एलीट बन गए हैं, और वही इस अपने आप को इस देश का उत्तराधिकारी समझने लगे। और इसके चलते मित्रों, विचित्र असंगतियों से पटी हुई एक ऐसी स्थिति हमारे सामने, हमारे वर्तमान में पैदा हो गई है, जिसमें इस देश का सभ्यतागत अतीत, जिसने कम से कम 5000 वर्षों, और वह भी उथल पुथल भरे वर्षों में भी, अपनी रचनात्मकता, अपनी सृजनशीलता और अपनी अहमियत को कायम रखा। मित्रों, आप अगर अंदर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वर्तमान समय में इसके उजड़ जाने का खतरा उत्पन्न हो गया, उजड़ जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस खतरे से मित्रों हम लोग अवगत हैं। तो आप इस पृष्ठभूमि में जो 150 वर्षों का चित्र मैंने आपके सामने रखा, उस पृष्ठभूमि में यदि आप इस नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदे का मूल्यांकन करेंगे, उसे देखेंगे, तब पाएंगे मित्रों कि यह शिक्षा नीति इस देश के लिए कितना समीचीन, कितना आवश्यक और कितना भविष्योन्मुखी और कितना संकल्पवान यह शिक्षा नीति। मित्रों, मैंने 150 वर्ष की इस स्थिति का मूल्यांकन जो संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयास किया, यही इस बात का प्रस्ताव है कि भारत में एक ऐसी शिक्षा नीति आनी चाहिए जो भारतीय मानस के विऔपनिवेशीकरण की एक सशक्त और संकल्पवान कार्य योजना प्रस्तुत कर सके। और यह जो खतरा है मित्रों, इसको ठीक से समझने के लिए और भारत को या भारतीय मानस को उससे उबारने के लिए मित्रों, मैं आपके सामने भारत के 3 प्रकार के आत्म विभाजनों की चर्चा करना चाहूंगा। और उन 3 प्रकार के आत्म विभाजनों के परिप्रेक्ष्य में आप इस शिक्षा नीति की कार्य योजना का जब मूल्यांकन करेंगे, तब आप में इस शिक्षा नीति से जुड़ने का, इस शिक्षा नीति के संकल्पों को क्रियान्वित करने का एक राष्ट्रीय संकल्प, एक राष्ट्रीय भावना आप में मित्रों पैदा हो सकती है। और तब वास्तव में यह शिक्षा नीति एक सर्कुलर नहीं होगा, बल्कि हर एक नागरिक के लिए एक संकल्प पत्र होगा। तो वो त्रिविध या 3 प्रकार के आत्म विभाजन क्या हैं, और उन तीनों आत्म विभाजनों को भरने का काम, पाटने का काम यह शिक्षा नीति कैसे करती है, इस व्यापक परिदृश्य में मित्रों, आप इस शिक्षा नीति के में निहित
जो वी औपनिवेशीकरण की कार्य योजना है उसको आप भली भांति समझ सकते हैं। मित्रों, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में भारत का कम से कम 3 बार आत्म विभाजन हुआ है। दुर्योग से और दुर्भाग्य से भारत का भौगोलिक विभाजन तो एक बार हुआ, जिसकी त्रासदी हम आज तक झेल रहे हैं, लेकिन हम कभी मित्रों इससे अवगत नहीं होते कि औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में भारत का कम से कम 3 बार आत्म विभाजन हुआ। भारत के वर्तमान को उसके गौरवशाली अतीत से काट दिया जाना मित्रों पहला आत्म विभाजन था। भारत के अतीत, समृद्ध अतीत को, गौरवशाली अतीत को भारत के वर्तमान से काट दिया गया। यह भारत का अतीत और वर्तमान के बीच में यह पहला आत्म विभाजन था। और इस आत्म विभाजन का परिणाम यह हुआ कि हम अपनी ही संस्कृति और सभ्यता के प्रति हीन भावना से ग्रस्त हो गए, और इस तरह भारत के वर्तमान को आधुनिक यूरोप से प्रतिकृत होने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से विवश कर दिया गया, और भारत को यह समझा दिया गया कि भारत अपनी नियति यदि आधुनिक यूरोप में देखता है तो यही इसकी नियति का राजपथ है, क्योंकि भारत का वर्तमान अपने अतीत से कटा हुआ वर्तमान था। जिस अतीत को पूरी दुनिया मतलब सोने की चिड़िया कहती थी, जिस अतीत के भारत के कुल जीडीपी में सर्वाधिक योगदान था, उस भारत का वर्तमान मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी नियति आधुनिक यूरोप में देखने लगा। दूसरा आत्म विभाजन मित्रों, स्वतंत्रता के पश्चात इस देश में संस्कृति और राजनीति के बीच उत्तरोत्तर बढ़ते हुए पार्थक्य के कारण हुआ। मतलब ये दूसरा आत्म विभाजन संस्कृति और राजनीति के बीच हुआ। इसके चलते वह भारत जो एकात्मक गुण सूत्रों वाला एक सांस्कृतिक राष्ट्र था, एकात्मक गुण सूत्रों वाला एक एकात्मक राष्ट्र था, वह संस्कृति विहीन महज एक राजनीतिक राष्ट्र राज्य में रूपांतरित होकर रह गया। मित्रों, यह भारत का दूसरा आत्म विभाजन था। और भारत का तीसरा आत्म विभाजन मित्रों भाषाई आधार पर हुआ, भाषाई आधार पर हुआ है, जिसका संकेत अपनी शब्दावली में बुधौलिया जी त्रिभाषा फॉर्मूला के माध्यम से कर रहे थे। मैं उनकी ही बात को अपनी शब्दावली में थोड़ा और अधिक स्पष्ट करते हुए कहूं तो भारत का तीसरा आत्म विभाजन भाषाई आधार पर हुआ। इस देश में अंग्रेजी राष्ट्रीयता, नेशनिज्म, आप ध्यान दीजिएगा, मैं राष्ट्रीयता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं और अंग्रेजी में नेशनिज्म। इस देश में अंग्रेजी नेशनिज्म की, राष्ट्रीयता की भाषा की पदवी को अख्तियार कर ली, और भारत की सभी भाषाएं अंग्रेजी के प्रभाव में वास्तव में उपराष्ट्रीयता की, सब नेशनलिटी की भाषाएं बनकर रह गई। आप इस खतरनाक आत्म विभाजन को समझने का प्रयास कीजिए कि भारत में जब अंग्रेजी नेशनिज्म की भाषा बन जाएगी या बना दी गई और बना ली गई, तो भारत की जो भाषाएं थी वो अंग्रेजी के प्रभाव में सब नेशनलिटी की भाषा बन गई, और इस तरीके से नेशनिज्म और सब नेशनलिटी के बीच भारत का भाषाई आत्म विभाजन हुआ, और इसके चलते भारतीय मानसिकता से राष्ट्रीयता का विलोप कर दिया गया। हम आज इस बात की चिंता व्यक्त करते हैं ना कि भारत में राष्ट्रीय भावना जगानी चाहिए, तो वो राष्ट्रीयता विलुप्त कैसे हुई, वो राष्ट्रीय भावना विलुप्त कैसे हुई? उसका मित्रों
उसका जो स्ट्रक्चर है वह यही भाषाई आधार पर भारत का नेशनिज्म और सब नेशनलिटी में इसका डिवीजन है, इसका आत्म विभाजन है। और मित्रों, इन आत्मकारी ये जो आत्म विभाजनकारी ये जो दरारें हैं ना, ये आत्म विभाजनकारी जो दरारें पड़ी इनके माध्यम से, इन दरारों के पीछे औपनिवेशीकरण की, पश्चिमी ज्ञान परंपरा की, आधुनिकता के साभ्यतिक अभियान की मित्रों वैसी ही भूमिका रही। जैसे अगर हम एक सुंदर उपमा के माध्यम से इसे कहने का प्रयास करें तो कैकेयी लांछित हुई, राम को वनवास हुआ, राजा दशरथ की मृत्यु हुई और पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन पश्चिमी ज्ञान परंपरा, यूरोपीकरण और आधुनिकता नामक मंथरा ने भारत में यह सब कुछ करने में चुपके से मित्रों सफल होती रही। तो अब विचार करने का मित्रों जो प्रसंग उपस्थित होता है, जो हमारे सामने महत्वपूर्ण जो एक आधारशिला बनती है कि हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में को हम किस तरह से पढ़ें, उसकी कार्य योजनाओं को हम किस तरह से आत्मसात करें और उसे हम किस तरह से इसे क्रियान्वित करें, ताकि ये औपनिवेशीकरण और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में विगत 600 वर्षों की गुलामी और उसके बाद 150 वर्षों का जो ये हमारा एक जो स्वातंत्र्योत्तर दास्ता का युग हमने जिया है, तो इसको हम कैसे पाट सकेंगे, इसको हम कैसे भर सकेंगे। अगर हम इसे पाट सकते हैं और यदि इसे हम भर सकते हैं, तभी हम यह कह सकते हैं कि यह शिक्षा नीति भारतीय मानस के विऔपनिवेशीकरण की एक सशक्त कार्य योजना प्रस्तुत करती है। अब पहला आत्म विभाजन क्या था? पहला आत्म विभाजन था कि भारत के वर्तमान को उसके समृद्ध और गौरवशाली अतीत से काट दिया गया। और इस आत्म विभाजन का परिणाम यह हुआ कि हम अपनी ज्ञान परंपरा से कट गए और पश्चिम की ज्ञान परंपरा को आहरित करने में गर्वस्फीत होने लगे। तो हमारे ज्ञान परंपरा से जो हमको काटा गया, अगर हमको फिर से वही स्वाभिमान मित्रों यदि प्राप्त करना है, तो हमें फिर अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ना पड़ेगा। और जब इस शिक्षा नीति में यह कहा जाता है कि अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ एक ग्लोबल सिटीजन हमें बनाना है, तो आपको आश्चर्य होगा कि इस पूरे शिक्षा नीति के मसौदे में कहीं डीकोलोनाइजेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। जो शब्द प्रयोग हुआ है वह है अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ ग्लोबल सिटीजन। यह वाक्य कितना महत्वपूर्ण है। अपने जड़ों से जुड़ा हुआ, इस आवश्यकता को जब हम प्रस्तावित करते हैं तो इसमें यह बात पूर्व गृहीत है कि हम अपनी जड़ों से कुछ समय के लिए कट गए हैं, और अपनी जड़ों से जो कटा हुआ व्यक्ति होता है उसी को कॉलोनाइज्ड पर्सन कहते हैं। मेहता जी और बुधौलिया जी दोनों अंग्रेजी भाषा के विद्वान हैं। आप जानते होंगे कि कॉलोनी शब्द का जो एटिमोलॉजिकल मीनिंग होता है वह होता है अपनी जड़ों से कटा हुआ व्यक्ति। ठीक बात। तो भारत को ही मतलब अपनी जड़ों से काट दिया गया, अपनी ज्ञान परंपरा से उसे काट। और यह शिक्षा नीति भारत को, भारतीय मन को और भविष्य की भारतीय पीढ़ी को अपनी ज्ञान परंपरा, अपनी अतीत की समृद्धि और अपने अतीत के गौरव के साथ फिर से जोड़ना चाहती है। और अगर
ऐसा हम कर पाने में मित्रों समर्थ होते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से, पाठ्य सामग्री के माध्यम से, ज्ञान विनिर्माण की भारतीय प्रक्रिया के माध्यम से, तो हम इस पहले आत्म विभाजन को पूरी तौर से हम इस शिक्षा नीति के माध्यम से भर सकेंगे। इसका दूसरा पहलू लीजिए कि भारत का जो दूसरा आत्म विभाजन हुआ वह संस्कृति और राजनीति के बीच बढ़ते हुए उत्तरोत्तर पार्थक्य के कारण हुआ। इसको ठीक से समझने की जरूरत है कि यह पार्थक्य क्या है। संस्कृति और राष्ट्र में एक अंतरंग संबंध होता है, राजनीति और राज्य में एक अंतरंग संबंध होता है। और अगर किसी देश में राज्य और किसी देश में और उस देश का राष्ट्र, यही दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाएं, तो उस देश को आप किस प्रकार के अंतर विरोध से ग्रस्त देश कहेंगे कि जो देश अपनी ही भूमि पर राज्य और राष्ट्र के अंतर विरोध से ग्रसित है। आप आजादी के बाद का भारत देख लीजिए कि यह देश राष्ट्र और राज्य के अंतर विरोध से ग्रसित है। हमारी राष्ट्रीय भावना हमें दूसरी ओर ले जाना चाहती है। हमारी राष्ट्रीयता हमसे दूसरी अपेक्षा रखती है और हमारी राज्य व्यवस्था, हमारी राजनीति हमें दूसरी ओर ले जाती है। राष्ट्र की दृष्टि से इस भारत पर आप विचार कीजिए तो यहां का जो जीवन है, यहां की जो सामाजिक व्यवस्था है, वो तमाम प्रकार के ऊंच नीच और उतार चढ़ावों के बीच भी एक समरस व्यवस्था है। लेकिन आजादी के बाद हमने जिस राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति को निर्मित करने का प्रयास किया, मैं बहुत विस्तार में न जाके केवल मित्रों एक शब्द में कहना चाहूंगा कि हम आजादी के बाद इस देश में अल्पसंख्यक निर्माण का होड़ लगाते रहे। कर्तव्य बोध से रहित केवल अपने अधिकारों का दावा करने वाले नागरिक बनाते रहे। और यह शिक्षा नीति मित्रों एक नागरिक निर्माण की प्रक्रिया को संचालित करती है। एक ऐसे नागरिक समाज, एक ऐसे नागरिक का निर्माण करना चाहती है जिसके माध्यम से एक ज्ञान समाज निर्मित हो सके और उस ज्ञान समाज पर खड़ा नागरिक पूरी दुनिया में अपनी वैश्विक उपादेयता को प्रमाणित कर सके। और वह ज्ञान समाज एक ऐसे ज्ञान समाज की संकल्पना है जिसमें राजनीति और संस्कृति का अंतर विरोध नहीं, जिसमें राजनीति और संस्कृति का द्वैराश्य नहीं होगा, बाइनरी नहीं होगी। आप देखिए कि कितने गहरे में यह शिक्षा नीति इस देश की समस्या को मतलब समझती है और उसके लिए प्रावधान करती है। बुधौलिया जी ने बहुत अच्छा संकेत किया कि इस शिक्षा नीति में व्यक्ति निर्माण पर बल दिया गया है। यह व्यक्ति निर्माण बनाम नागरिक निर्माण, यह किसी भी शिक्षा नीति पर विचार करने की एक बहुत महत्वपूर्ण कसौटी होती है। और बुधौलिया जी जैसे ही मतलब वरिष्ठ व्यक्ति इतने गहरे में जाके इस प्रकार की कसौटियों को खोज सकते हैं कि किसी शिक्षा नीति पर यदि आपको समीक्षात्मक तरीके से विचार करना है तो आपको इस कसौटी पर उस शिक्षा नीति को आंकना होगा कि यह शिक्षा नीति व्यक्ति निर्माण की कार्य योजना प्रस्तुत करती है कि नागरिक निर्माण की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। इस विमर्श का एक अंग मित्रों ये है कि अच्छा नागरिक कोई जरूरी नहीं कि अच्छा व्यक्ति भी हो।
लेकिन अच्छा व्यक्ति सदैव एक अच्छा नागरिक भी होता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से आप देखिए तो व्यक्ति निर्माण ज्यादा महत्वपूर्ण है, नागरिक शब्द तो भारतीय परंपरा का शब्द ही नहीं। भारत में नागर, ब्रात्य इत्यादि जो शब्द है वह तो समाज से बहिष्कृत लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नागरिक शब्द तो भारतीय परंपरा का शब्द ही नहीं है, और इस शिक्षा नीति में सैकड़ों बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस दृष्टि से यदि आप इस शिक्षा नीति को देखें तो यह शिक्षा नीति नागरिक निर्माण को वरीयता देती है, व्यक्ति निर्माण को वरीयता नहीं देती। और नागरिक निर्माण पर वरीयता देने का कारण, इम्फेसिस का जो मतलब है मित्रों, वह यह है कि यह शिक्षा नीति व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को नकारती नहीं है, लेकिन बल देती है नागरिक निर्माण की प्रक्रिया को, ताकि इस देश में विगत 70 वर्षों में राजनीति और संस्कृति, राज्य और राष्ट्र जो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, आखिर उनके अंतर विरोध को पाटने वाला तो नागरिक ही होगा ना। तो हम एक ऐसे नागरिक का निर्माण करें जिसके व्यक्तित्व में राज्य और राष्ट्र, राजनीति और संस्कृति का द्वैध न हो, द्वैराश्य न हो, बाइनरी न हो, कन्फ्लिक्ट न हो। इसलिए मित्रों यह शिक्षा नीति नागरिक निर्माण की प्रक्रिया पर बल देती है। यद्यपि अंतिम रूप से किसी शिक्षा नीति को व्यक्ति निर्माण ही करना चाहिए, क्योंकि आदर्श नागरिक मित्रों वह होता है जो राज्य के द्वारा बनाए गए विधि के औचित्य पर प्रश्न उठाए बिना उसका अनुपालन करता है। राज्य के द्वारा बनाए गए विधियों के औचित्य पर प्रश्न उठाए बिना उसका अनुपालन करता है, वही आदर्श नागरिक होता है। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति या व्यक्ति राज्य के द्वारा बनाए गए विधियों के औचित्य पर भी प्रश्न उठाता है और उसमें परिष्कार, परिवर्धन और परिमार्जन का प्रस्ताव रखता है। तो किसी राजनीतिक व्यवस्था में अगर किसी प्रकार की कोई बुराई आ गई, किसी प्रकार की कोई विकृति आ गई, तो उसके विरोध में नागरिक मित्र नहीं खड़ा होता है, उसके विरोध में व्यक्ति खड़ा होता है। आप समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति में भारत के लोग जो उस समय ब्रिटिश नागरिक जैसे थे, वो लड़ रहे थे कि भारत का व्यक्ति लड़ रहा था उस लड़ाई को। 1975 में जब एक दुष्ट राजनीतिक चेष्टा के माध्यम से इस देश में इमरजेंसी लगाई गई, तो इस देश में उस आपातकाल के विरोध में इस देश का नागरिक खड़ा हुआ था या इस देश का व्यक्ति खड़ा हुआ था? स्पष्ट उत्तर होगा कि इस देश का व्यक्ति उसके विरोध में खड़ा हुआ था। इसलिए किसी भी शिक्षा नीति को प्राथमिकता तो व्यक्ति निर्माण में ही देना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से इस शिक्षा नीति में जो नागरिक निर्माण पर मित्रों बल दिया गया है, उसके पीछे मैं ऐसा समझता हूं कि यह शिक्षा नीति इस देश के द्वितीय आत्म विभाजन जो राजनीति और संस्कृति के बीच है, राज्य और राष्ट्र के अंतर विरोध के कारण है, उसको इस नागरिक निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा यह शिक्षा नीति उसे पाटने का प्रयास करती। और इस देश का मित्रों तीसरा आत्म विभाजन, जिसे मैंने भाषाई आधार पे कहा कि इस देश का तीसरा आत्म विभाजन नेशनिज्म, लैंग्वेज ऑफ नेशनिज्म और लैंग्वेज ऑफ सब नेशनलिटी के बीच जो विभाजन हुआ है, उसको पाटने के लिए इस देश में त्रिभाषा फॉर्मूला को इस तरह से लागू किया गया है ताकि भाषाई आधार पर नेशनिज्म और सब नेशनलिटी में जो विभाजित भारत की आत्मा है उसको जोड़ा जा सके, उसको पाटा जा सके, इस दरार को भरा जा सके। और इस दरार को भरने के लिए मित्रों जरूरी क्या है? इस दरार को भरने के लिए जरूरी क्या है?
इस दरार को भरने के लिए अंग्रेजी का विस्थापन जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को स्वीकार करने का मतलब यूरोपीय संस्कृति, आधुनिकता और पश्चिमी ज्ञान परंपरा को अवचेतन रूप से स्वीकार कर लेना है। क्योंकि हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भाषा केवल विचार संवहन का एक तटस्थ माध्यम है। नहीं, आप सभी लोग यहां विद्वान लोग हैं। भाषा अपने आप में एक विचार की संपूर्ण संस्कृति होती है। भाषा अपने आप में विचार की एक संपूर्ण संस्कृति होती है। वह केवल विचारों के संवहन का एक तटस्थ माध्यम नहीं। और जब हम किसी दूसरी भाषा को स्वीकार करते हैं तो हम उस भाषा की ज्ञान परंपरा का भी आहरण अवचेतन रूप से करते हैं। और इसीलिए मित्रों कहा जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र की एक अपनी चिति होती है, प्रत्येक राष्ट्र की एक अपनी चिति होती है, और वह चिति उस राष्ट्र के भाषा सदन में निवास करती है। वह चिति उस राष्ट्र के भाषा सदन में निवास करती है। और इसीलिए मित्रों यह भी कहा जाता है कि मनुष्य होने का मतलब भाषा में होना है, और अपनी भाषा में होने का मतलब अपने आप को अपने सांस्कृतिक विश्व में पाना है। और जो अपनी भाषा में नहीं, वह अपने ही घर से बेघर है। और आजादी के बाद का मित्रों पूरा का पूरा जो भारत के निर्माण का अभियान का जो दावा है, उसे आप इस दृष्टि से देखिए तो अपने घर से बेघर होने की प्रक्रिया है। हम अपने घर से बेघर होते रहे। तो मित्रों, यह जो नई शिक्षा नीति 2020 है, वह अपने भाषा नीति के माध्यम से इस बात को समझती है कि इस देश को एक लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म की जरूरत है, भाषीय राष्ट्रवाद की जरूरत है। यह शिक्षा नीति इस बात को भी समझती है कि भारत की प्राचीन जो भाषाई संस्कृति है वो बहुल भाषाई संस्कृति है। आप लोग सब जानते होंगे कि यहां तो कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले और 3 कोस पर बानी। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त की, जहां कहा गया कि बहुधा विवाचसम नाना धर्मानाम पृथ्वी यथौकसम, कि मतलब इस देश में बहुत प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसका मतलब बहुभाषिकता इस देश की संस्कृति रही है। लेकिन उस बहुभाषिकता में सदैव कोई ना कोई एक ऐसी उपजीव्य भाषा रही है जो सभी भाषाओं को जोड़ती है, सभी भाषाओं को जोड़ती है। और बहुत लंबे समय तक इस योजक भाषा की भूमिका में यह इस देश में संस्कृत रही। और इस देश का जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है, इस देश की संपूर्ण ज्ञान परंपरा जो है, वह इसी संस्कृत भाषा में संचित है। तो कभी इस देश की बहुभाषिक संस्कृति को जोड़ने वाली जो उपजीव्य भाषा थी वह संस्कृत थी। और मित्रों, आज की आवश्यकता है कि हम आज संस्कृत के स्थान पर हिंदी को स्वीकार करें कि ये देश, हमारे देश की जितनी बहुभाषिकता है उसके बीच में एक उपजीव्य भाषा, एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को हम धीरे धीरे विकसित करें। और हिंदी को विकसित करने का तरीका केवल क्षैतिज नहीं होना चाहिए, बल्कि वांग्मयी भी होना चाहिए। भाषा का जो हॉरिजेंटल डेवलपमेंट है वो एक समय तक मित्रों जरूरी है। और इस दृष्टि से आज हिंदी को हॉरिजेंटल एक्सपांशन या डेवलपमेंट की जरूरत उतनी नहीं है जितनी कि आज हिंदी को वर्टिकल डेवलपमेंट की जरूरत है। एक सीमा तक जब किसी भाषा का क्षैतिज विस्तार हो जाता है, उसके बाद उस भाषा में वांग्मयी समृद्धि की जरूरत होती है।
और तब उसकी विश्वस्तरीय प्रतिष्ठा होती है। संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग तो आज दुनिया में बहुत कम हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में जो ज्ञान संपदा है उसका लोहा तो पूरी दुनिया मानता है। फ्रेंच, जर्मन और तिब्बती भाषा का व्यवहार करने वाले भी लोग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इन भाषाओं में जो ज्ञान संपदा है उस दृष्टि से इन भाषाओं को एक विश्वस्तरीय प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो आज मित्रों जरूरी है कि हिंदी को संस्कृत स्थानीय बना के हिंदी के क्षैतिज विस्तार पर भी ध्यान दिया जाए, लेकिन उससे ज्यादा हिंदी माध्यम से भारतीय ज्ञान विनिर्माण प्रक्रिया को संचालित किया जाए और हिंदी के वांग्मय को समृद्ध किया जाए। क्योंकि विगत लगभग 50 वर्षों में हिंदी का इस देश में ज्ञान विनिर्माण की प्रक्रिया के धरातल पर जो दुरुपयोग हुआ है और उस प्रयोगधर्मी हिंदी के माध्यम से इस देश में जिस विषाक्त साहित्य का निर्माण किया गया है वह भारत से असहमत होने का साहित्य है। जबकि किसी देश की भाषा को इस प्रकार के ज्ञान विनिर्माण की प्रक्रिया संचालित करना चाहिए ताकि वह अपने देश की ज्ञान परंपरा, अपने देश की सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षक बन सके, उससे अधिक से अधिक सहमति और समरसता का अवकाश निर्मित कर सके। क्योंकि मित्रों भारतीय परंपरा में भारत से असहमत होने के लिए जितना अवकाश है, मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी बौद्धिक परंपरा में असहमति के लिए इतना अवकाश हो। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि पहली शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक बौद्धों और ब्राह्मण विद्वानों में जो बौद्धिक वाद विवाद हुए हैं उसका उस डायलॉग ट्रेडिशन का, उस ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिसिज्म का तो दुनिया में कोई शान ही नहीं है। यही मत है, लेकिन भारत से असहमत होने का हमें भारतीय तरीका ढूंढना चाहिए। बौद्ध परंपरा भी ब्राह्मण परंपरा से असहमति जताती है, लेकिन वह भारतीय तरीके से असहमति जताती है। असहमति जताने का भी एक भारतीय तरीका होना चाहिए। लेकिन हिंदी के प्रयोगधर्मी साहित्य में भारत से असहमति जताने का और आलोचनात्मक चिंतन के जिस अभिमान को अर्जित करने का प्रयास मित्रों किया गया वह भारत से असहमति, अभारतीय तरीके से भारत से असहमत होने वाला साहित्य निर्मित किया गया। मुझे इस पूरे डिस्कोर्स को कंक्लूड करते हुए मुझे अग्नि पुराण का एक श्लोक याद आता है कि किमत्र बहुनोक्तेन नास्तिक्यम हेतुकारकम, किमत्र बहुनोक्तेन नास्तिक्यम हेतुकारकम, जिज्ञासा ही न नास्तिक्यम, जिज्ञासा ही न नास्तिक्यम साधयेत साधु बुद्धि से। स्वतंत्र बुद्धि से अर्थात किसी परंपरा का मूल्यांकन उस परंपरा में निष्ठ होके नहीं बल्कि गैर परंपरा की विचार कोटियों से यदि करते हैं आप तो वह एक प्रकार की नास्तिकता है। लेकिन अपनी ही परंपरा में निष्ठ होके आप उसके प्रति यदि आलोचनात्मक होते हैं तो यह शुद्ध जिज्ञासा से उत्प्रेरित आलोचनात्मकता है और वह नास्तिकता नहीं होती है। तो मित्रों यह शिक्षा नीति शुद्ध जिज्ञासा से प्रेरित आलोचनात्मकता का प्रस्ताव करती है ताकि अपनी भूमि पर खड़ा, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हम एक आलोचनात्मक राष्ट्र का निर्माण कर सके, क्रिटिकल नेशनलिज्म का। मैं समझता हूं कि मुझे जितना समय दिया गया था मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं उसका अतिक्रमण कर चुका हूं और आप लोगों को व्यवस्था में इसके चलते व्यवधान आया होगा। लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि बोलने के प्रवाह में समय का ध्यान नहीं रहता है और आप लोगों ने मुझे चेताया भी नहीं कि मैं समय रहते अपनी बात को कंक्लूड कर सकूं। तो इस
अधिक बहुत समय लेने के लिए बहुत मैं अच्छा आप बोल रहे लोगों थे आप से- भाई। आप लोगों से मतलब क्षमा प्रार्थी हूं और आप लोगों के प्रति विनय प्रकट करता हूं, कृतज्ञता प्रकट करता हूं, आभार और साधुवाद प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे ऐसे समीचीन विषय पर कुछ अपने बिल्कुल आंतरिक अनुभवों को, बिल्कुल आंतरिक पीड़ाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। यदि आपको यह अच्छा लगा होगा तो मैं इसे अपनी सफलता समझता हूं, और इसमें अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा होगा तो वो मुझे आप लौटा दीजिएगा, मैं सहर्ष उसे अपने पास रख लूंगा। धन्यवाद। प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस विषय पर प्रकाश डाला। अब मैं बिना विलंब के अध्यक्षीय उद्बोधन के पूर्व आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर प्रदीप कुमार खरे वर्तमान में सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय भोपाल में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। उन्हें वर्ष 2003 में उनके द्वारा लिखित पुस्तक मधुसूदन सरस्वती का दर्शन पर स्वामी प्रणवानंद पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशनों में शोध पत्रों का वाचन किया है एवं उनके लगभग 25-30 शोध पत्र प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में जयपुर से प्रकाशित यूजीसी कैललिस्टिक शोध पत्रिका उन्मीलन के संपादक हैं। वे देश के अनेक विश्वविद्यालयों के अध्ययन मंडलों में सदस्य रहे हैं। उनके निर्देशन में अब तक लगभग 20 शोधार्थियों ने पीएचडी शोध उपाधि अर्जित की है। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सन 2015 में भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के प्रसार के लिए व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में सम्मानित किया। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु प्रोफेसर प्रदीप कुमार खरे को सादर आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर प्रदीप कुमार खरे जी। माइक बंद करवा दे, माइक ना। मेरी आवाज आ रही है नवीन जी? जी जी सर, आ नवीन रही जी है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। आ रही है। खरे साहब नमस्कार। सर आपको प्रणाम कर रहा हूं सर। थैंक यू। ठीक है सर। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति एवं कुल सचिव जी के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने इतने ज्वलंत विषय पर व्याख्यान आयोजन करने की अनुमति विश्वविद्यालय को दी। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता एवं अंग्रेजी साहित्य के विश्रुत विद्वान प्राध्यापक प्रोफेसर ओपी बुधौलिया जी आज के मुख्य वक्ता एवं दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान, जिनकी भारतीय दर्शन और साथ में बौद्ध दर्शन पर एक विलक्षण पकड़ पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कि बहुत जबरदस्त प्रकांड विद्वान है और कमांड है, जिनके देश और विदेश में दर्शन की भारतीय और शास्त्रीय परंपरा के प्रसार में सदैव संलग्न रहते हैं। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नवीन जी एवं आज के साभासी पटल पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े विद्वानगण, सभी को सादर नमस्ते। विषय के प्रवर्तन में प्रोफेसर बुधौलिया जी ने जिन विचारों की नींव प्रस्तावित की और जो विचार विमर्श के लिए उन्होंने प्रस्तुत किए, जिसमें स्वयं उन्होंने विचार कर कुछ अपनी बातें रखी और कुछ मुख्य वक्ता के लिए और संभवतः अध्यक्ष करने वाले व्यक्ति के लिए भी रखें कि इनके माध्यम से उन बातों पर और विहंगम दृष्टि से विचार किया जा सके। उसी नींव पर एक बहुत ही मनोहारी वैचारिक प्रासाद प्रोफेसर अंबिका जी ने निर्मित कर दिया और सच में उनको सुनने पर ऐसा लग रहा था
कि वो भारतीय शिक्षा नीति और उसके औपनिवेशीकरण पर एक भारतीय दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्होंने औपनिवेशीकरण के दोषों का परिहार बताते हुए भी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को भारतीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में समझाने का अद्भुत प्रयास किया है। और सच मायने में मैं उनकी बातों को पूरे समय तक करीब पौने 2 घंटे से ऊपर उनका व्याख्यान चला, और मैं अपनी कार में बैठ करके आंख बंद करके सुन रहा था, चूंकि मैं अभी कॉलेज में ही हूँ, ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, और मुझे उससे कुछ एक नई दृष्टि प्राप्त हुई शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में। सच मायने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं भारतीय मानस का भी औपनिवेशीकरण विषय पर इतने सुंदर ढंग से गूढ़ विचार प्रस्तुत करना निश्चित एक बहुत बड़े मानक का निर्माण कर देना है। मैंने अनेक वेबिनारों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो विमर्श किए जा रहे हैं उनको मैंने सुना है, उन पर बहुत सतही ढंग से कुछ अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आज की उनकी यह प्रस्तुति अप्रतिम है। एक बात तो तय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा के अक्षय कोष को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अब जब हम कहते हैं कि पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया है, तो एक बात हमें समझ में आती है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पूर्व की शिक्षा नीति थी वो विखंडित रूप में हमारे सामने थी, तभी हम उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कैसे विखंडित हुई थी, उसके बहुत सारे कारण, कुछ संकेत तो प्रोफेसर बुधौलिया जी ने दिया, और उसके बाद उस पर एक विहंगम दृष्टि, बड़ा विस्तृत वर्णन अंबिका जी ने प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे कारण रहे हैं जिनके कारण ये जो हमारी पूर्व की शिक्षा नीति थी उसमें इस प्रकार के दोष आए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो भाषा है वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो संस्कृत है वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और भी औपनिवेशीकरण जिस शब्द का इस्तेमाल इस रूप में नहीं हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, भी औपनिवेशीकरण ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो मूल आत्मा है वो भी औपनिवेशीकरण में ही प्राप्त होती है। इस बात को कितने लोग किस रूप में समझते हैं मुझे नहीं है पता, लेकिन जब मैंने इसको देखने का प्रयास किया और कुछ लोगों से चर्चा करने की कोशिश की, तो सीधे रूप में, स्पष्ट रूप में तो नहीं, पर अंततः उनकी मूल आत्मा में ये बात आई कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी औपनिवेशीकरण ही है। प्रोफेसर शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारतीयता के दस्तावेज के रूप में, एक संकल्प पत्र के रूप में देखने का प्रयास किया और अद्भुत ढंग से उसको प्रस्तुत किया। उस संकल्प पत्र को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 2 मूल धाराएं हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये 2 मूल अधिकरण हैं। एक अधिकरण स्कूली शिक्षा अधिकरण के रूप में है और दूसरा उच्च शिक्षा अधिकरण के रूप में है। अब इसमें 3 तरह के पक्षों का निर्माण हम कर सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूर्व पक्ष क्या है, क्यों, कहां से धरातल पर यह बात आई कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करें, कौन सी ऐसी आवश्यकताएं थी, कौन सी ऐसी समस्याएं थी
जिनके कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई। सर्वप्रथम तो हमने संकल्पित होकर के ये विचार किया, जिसे हम कहते हैं कि संकल्प पत्र है, कि हमने संकल्प लिया कि हम अपने देश के लिए, अपनी भारतीयता के लिए, अपने मूल्यों के लिए, स्वयं अपने लिए हम एक ऐसा संकल्प लें कि हम अपनी स्वयं की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करें। और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी हो? हमें आत्मनिर्भर बनाए, स्वावलंबी बनाए, ऐसी कार्य योजना पर तैयार की गई हो जो हमको जमीन पे खड़ा रहने की शिक्षा देती हो, हमें अपने बल पर काम करने की शिक्षा देती हो, हमें देश के लिए काम करने की प्रेरणा देती हो। दूसरी बात, एक ज्ञान केंद्रित समाज की स्थापना करना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य लक्ष्य रहा है। और इस तरह से ये विचार जो हमने संकल्प पत्र के रूप में लिया है, कुछ बिंदुओं के आधार पर ये हमारे एक पूर्व पक्ष के रूप में खड़े हुए हैं। दूसरा इसका उत्तर पक्ष भी है कि अगर बी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से निश्रित होकर के उसके पर्याय के रूप में संचालित होती है तो उसका स्वरूप क्या होगा, उस पर भी बात कर रहे हैं, करेंगे अभी। लेकिन पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, इन दोनों का अगर समन्वय कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हम किसी एक निर्णय पक्ष पर अवश्य पहुंच जाएंगे, जिसका संकेत कहीं ना कहीं प्रोफेसर अंबिका जी ने किया है। और इस निर्णय पक्ष की जो प्रक्रियात्मक निदान की संस्तुति है वो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिलक्षित हो रही है। पुरानी शिक्षा नीतियों में क्या दोष था? मैं जो विचार कर रहा था पिछले 2 दिन से, जब से नवीन जी ने बताया कि बुधौलिया जी ने कहा है कि खरे साहब को भी आमंत्रित करें, तो मैं इस पर विचार कर रहा था। और इस विचार को 2 तरह से अंबिका जी ने प्रस्तुत किया है। एक, उन्होंने बात की है कृत प्रणाश की। ये कृत प्रणाश क्या होता है? कि जो किया उसका फल मिला ही नहीं। तो ये कृत प्रणाश का एक दोष ये हमारे सामने पूर्व की शिक्षा नीतियों में रहा है। बीए करने के बाद, एमए करने के बाद, शिक्षार्जन करने के बाद, बहुत सारी डिग्री सर्टिफिकेट लेने के बाद, कितने तरह के स्किल प्राप्त करने के बाद हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसकी फलश्रुति नहीं हुई, उसका हमें फल प्राप्त नहीं हो पाया। तो एक तो दोष, ये बहुत बड़ा दोष था, और इस दोष के अंदर बहुत सारी चीजें और भी निकल करके हमारे सामने आ सकती हैं। दूसरा, एक उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की कृतप्रणाश के साथ में अकृत अभ्यागम की, कि हमें फल क्या मिल रहा है सर्टिफिकेट करने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, देश और विदेश की शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन उसके बाद फल क्या मिला? उसका फल, जो नहीं किया उसका फल मिल गया। तो कृत प्रणाश और अकृत अभ्यागम, ये 2 प्रकार के दोष पुरानी शिक्षा नीति में हमें देखने को मिले। और इन दोषों को दूर करते हुए नई शिक्षा नीति में एक साथ अनेक प्रकार की योग्यताओं को विकसित करने का अभिनव प्रयास किया गया, जिस पर चर्चा बहुत विस्तार से अंबिका जी ने स्वयं कर लिया है। अब जब अनेक प्रकार की योग्यताओं को विकसित करने का अभिनव प्रयोग हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया है, और ये शिक्षा नीति हमने स्वयं अपने लिए बनाई है, तो निश्चित रूप से इसमें राष्ट्र का गौरव बढ़ना सुनिश्चित ही है। और राष्ट्र का गौरव
सुनिश्चित होगा भी। अब एक दूसरी बात इसी बात से संबंधित है जो कि एक दूसरा पक्ष है बी औपनिवेशीकरण का। बी औपनिवेशीकरण बहुत स्पष्ट रूप में ये बात कही जा सकती है, डिकोलोनाइजेशन। कॉलोनी का अर्थ ही यही होता है कि जो अपनी जड़ों से कटा हुआ व्यक्ति होता है, जो अपने मूल्यों से कटा हुआ व्यक्ति होता है, जो अपने संस्कारों से कहीं दूर भटका हुआ व्यक्ति होता है और एक नई दिशा, ऐसी दिशा को पकड़ लेता है जिस दिशा में ना तो शिक्षार्जन हो सकता, ना ज्ञानार्जन हो सकता है, ना संस्कारों का निर्माण हो सकता है और ना ही उसके माध्यम से कोई योग्यता पैदा हो सकती है। और यही निश्चित रूप से यही जो बात है कि अपनी जड़ों से कटा हुआ व्यक्ति जब होता है तो यही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूर्व पक्ष है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण का यही पूर्व पक्ष है। फिर इसका उत्तर पक्ष क्या है कि इंडियन माइंड को डिकोलोनाइज कैसे करें। भारतीय मानस का भी औपनिवेशीकरण, यह उत्तर पक्ष कहा जा सकता है। अगर डिकोलोनाइज हो गया हमारा इंडियन माइंड तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा उत्तर पक्ष है, हम इसी में आना चाहते थे, हम अपने भारतीयता की रक्षा करना चाहते थे, हम व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया में चल रहे हैं और व्यक्ति निर्माण के साथ में ही हम एक आदर्श नागरिक निर्माण की प्रक्रिया में भी आगे बढ़ चुके हैं। यह इसका उत्तर पक्ष है, डिकोलोनाइजेशन। इससे क्या होगा, वस्तुतः हमको हमसे मिलाने का कार्य, हम पूरी दुनिया से मिलने का काम कर रहे हैं, तरह तरह के विद्वानों से मिलकर के उनके साथ सत्संग करने का कार्य करते हैं, लेकिन कभी हम अपने आप से मिलने का काम बहुत कम करते हैं। कभी हम अपने आप से नहीं मिलना चाहते, हम अपनी आत्मा से नहीं मिलना चाहते हैं, हम अपनी भारतीयता से नहीं मिलना चाहते हैं। हम जिस देश में जन्म लिए हैं उस देश की धरती को शायद प्रणाम करना भूल जाते हैं। तो हमको हमसे मिलाने का कार्य, हमको नैतिक एवं सांस्कृतिक संबल प्रदान करने का कार्य, हमारी अपनी भाषा पर हमको गौरवान्वित करने का कार्य और हमें मानवता के साथ भारतीयता का पाठ पढ़ाने का कार्य इसी बी औपनिवेशीकरण से प्राप्त होता है। ये तभी प्राप्त होगा जब हम डिकोलोनाइज हो जाएंगे। एक और बात पर विचार करना आवश्यक है जिसे प्रोफेसर शर्मा ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है और बड़ा विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। मुझे लगता था कि शायद वो इस पर और अपनी बात रखेंगे, लेकिन समय की सीमा निश्चित रूप से रही होगी कि औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में भारत का उन्होंने बताया कि 3 बार आत्मविभाजन हुआ है। ये तो बड़े मोटे तौर पर 3 बार आत्मविभाजन की बात उन्होंने कही है, वस्तुतः अनेकों बार आत्मविभाजन हुआ है, पर मोटे तौर पर 3 आत्मविभाजन की बात उन्होंने की है और बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये तीनों। मोटे तौर पर जिन आत्मविभाजन की उन्होंने बात की है, पहला आत्मविभाजन उन्होंने बताया कि हमारे भारत के वर्तमान को उसके गौरवशाली परंपरा से काट दिया जाना। आप देखते होंगे इस नए भारत में कुछ वर्षों में, हालांकि प्रयास बहुत पहले से शुरू हो गए थे, इतिहास लेखन की नई परंपरा ने जन्म लिया है कि इतिहास को पुनः लिखने की आवश्यकता है। दर्शन के विचारों को और साहित्य के विचारों को एक नए रूप में परिभाषित करने की जरूरत है और उनको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। शायद प्रोफेसर भदौलिया जी मेरी बात से कुछ सहमत होंगे कि आज इस तरह की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसके प्रयास बहुत साल पहले शुरू किए जा चुके थे। तो ये पहला एक आत्मविभाजन का हमारा ये दंश ही था कि
ये जो आत्म विभाजन है वो गौरवशाली अतीत से हमको काट देता है। इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण आत्म विभाजन की चर्चा की जा सकती है और उन्होंने की है कि स्वतंत्रता के बाद राजनीति और संस्कृति के बीच उत्तरोत्तर बढ़ते हुए पार्थक्य को भी उन्होंने एक कारण माना है। राजनीति और संस्कृति के बीच में जो पार्थक्य है वो भी एक बहुत बड़ा आत्म विभाजन का कारण है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, भाषाई आधार पर आत्म विभाजन। इसके अतिरिक्त भी बहुत तरह के आत्म विभाजन इस भारत की धरती पर हुए हैं, पर मोटे तौर पर इन 3 आत्म विभाजनों के द्वारा नई शिक्षा नीति की संकल्पना करना और इसको पारित करके हमारे देश के सामने प्रस्तुत कर देना, ये भारत शासन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्रदेश शासन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम भारतीय होकर के भारतीयता का पाठ पढ़ पाएंगे और उस योग्यता के अनुरूप हम अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो शर्मा जी ने इंगित की है कि किसी दूसरी भाषा को लेकर के उसका परिहार करने की बात उन्होंने कही कि अंग्रेजी भाषा नहीं तो अवचेतन और अचेतन मन में कहीं ना कहीं उसके संस्कार और उसकी संस्कृति हमारे घर आत्मा में कर लेगी, हमारे मन में कर लेगी। ये बात थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे चुभती है। ये इसलिए चुभती है, पर इस पर विचार करने की जरूरत है और मैं भी इस पर विचार कर रहा हूं कि किसी भी भाषा के तिरस्कार की बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी जो मूल आत्मा है और मूल भाषा है उसका संरक्षण करना, उसमें जीना, उसके साथ जीवनोपयोगी बर्ताव करना, ये तो ठीक है। लेकिन किसी भाषा का कार्य ही क्या होता है? आपकी बात और आपके विचार को दूसरे तक पहुंचाने का काम। मैं यदि संकेतों की भाषा को समझता हूं तो आप संकेतों के माध्यम से मुझसे संवाद कर सकते हैं और मैं आपसे संवाद कर सकता हूं। पर निश्चित रूप से अगर उन्होंने बात की है और वो एक दक्ष विद्वान है, बहुत ही मर्मज्ञ हैं, मनोविज्ञान का उनका अध्ययन है, भारतीय दर्शन और साहित्य की परंपरा का गूढ़ अध्ययन है और शास्त्रीय अध्ययन है, अगर ये बात उन्होंने कही है तो इस पर निश्चित रूप से एक विमर्श की आवश्यकता जरूर प्रतीत होती है। और इन 3 विभाजनों के साथ में उन्होंने एक सुंदर उपमा, राम लक्ष्मण मंथरा, जिसको आधुनिकता के दौर पर बात की जा सकती है, उस पर एक बड़ा विहंगम दृष्टि उन्होंने प्रस्तुत की है। मेरा यही कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वास्तव में एक प्रकाश लेकर के आई है और इस प्रकाश को हम सभी लोग बहुत निर्मल मन से और बुद्धिमत्ता के साथ स्वीकार करें और इसे सम्यक दृष्टि से देखने, विचारने और अपनाने का कार्य करें। इससे जरूर अंधेरा छटेगा और जहां हम नहीं जा पा रहे थे उस दिशा में हमारे जाने की गति बढ़ेगी। मेरा इतना ही कहना है कि मुझे याद आ रहा है कि सवेरा हो ना हो ये अलग बात है, हमारी लड़ाई तो अंधेरे के खिलाफ है और ये अंधेरा जब हम दूर करेंगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि सवेरा होना मित्रों तय है। और वो नया सवेरा और उसकी पहली किरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हमारे देश में प्रवेश कर चुकी है और हम सभी मिलकर के जितने बुद्धिमान लोग हैं, जितने शिक्षा के जगत में प्राध्यापक लोग हैं, शोध छात्र लोग हैं, हम एक नई दिशा का निर्माण इसी के आधार पर करें, जिससे एक नए भारत की संकल्पना को हम सोने की चिड़िया के रूप में पुनः देख सकें। इन्हीं बातों के साथ प्रोफेसर शर्मा के व्याख्यान का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोफेसर बुधौलिया जी, नवीन जी एवं सांची विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों, अधिकारियों, शोध छात्रों और भी जो बाहर के लोग विद्वान जन इस आभासी पटल पर दिख रहे हैं, जुड़े हुए हैं,
उन सबको इतने सुंदर आयोजन हेतु भूरिशः बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद प्रोफेसर खरे साहब। वक्ताओं ने इस विषय पर सारगर्भित प्रकाश डाला, अतः मैं सांची विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से हमारे दोनों अतिथियों प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा एवं प्रोफेसर प्रदीप कुमार खरे के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपनी अत्यंत व्यस्तता के बाद भी इस महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान हेतु सहमति प्रदान की। मैं हमारे अधिष्ठाता महोदय प्रोफेसर ओपी बुदौलिया जी के प्रति उनके द्वारा मुझे मिले बहुमूल्य सुझावों एवं सहयोग हेतु अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं हमारे संरक्षक द्वय माननीय कुलपति महोदय श्री शिवशेखर शुक्ला जी एवं कुल सचिव श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी के प्रति अपना विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। मैं भारतीय दर्शन विभाग के सदस्य, शोधार्थियों एवं छात्रों के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। मैं सभी उपस्थित श्रोताओं एवं अभ्यर्थियों का विशेष ऋणी हूँ। मैं ग्राफिक्स, IT, प्रचारकर्ता आदि के प्रति अपनी विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अंत में मैं सांची विश्वविद्यालय परिवार को अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। थैंक यू सर। लीव करते हैं।